साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की क्या अपडेट है रजिस्ट्रेशन के संबंध में, बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 के संबंध में। दूसरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन गलतियों के कारण लोगों के जो रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं वह रजिस्ट्रेशन भी जब लिस्ट आती है, लिस्ट में नाम आ जाता है, स्कूल से कॉल आ जाता है कि आपका एडमिशन हो चुका है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। बात करते हैं आगे कि किस प्रकार हम ये अपनी गलतियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो गलती रजिस्ट्रेशन के समय जो कैटेगरी चुनने में होती है वह गलती सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का नहीं है और रजिस्ट्रेशन के समय अगर उसने कोई गलत कैटेगरी डाल रखी है और उसका नाम रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, लेकिन जब उसका एडमिशन का वेरिफिकेशन होता है पेपर में, जब स्कूल में, तो वहाँ से बोल दिया जाता है कि आपने तो गलत कैटेगरी चुन रखी थी और इस वजह से आपका लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो सकता और उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें। पहले तो अपने विद्यालय को जानें कि आपका केंद्रीय विद्यालय कौन सा विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। एक डिफेंस संबंधित, जैसे किसी भी मिलिट्री से संबंधित एरिया में अगर आपका विद्यालय होगा, सीआरपीएफ के अंडर होगा, किसी आर्मी के अंडर होगा, किसी एयरफोर्स के अंडर होगा, तो वो डिफेंस वाले केंद्रीय विद्यालय कहलाते हैं। उन विद्यालयों में जो प्रथम कैटेगरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी वाले या ऐसे एम्प्लॉई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, उन एम्प्लॉय को फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2, सेकंड कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसबीज जो होती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड कैटेगरी में राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। चौथी कैटेगरी में राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं वो चौथी कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं। अर्थात इन चारों से अलग जो लोग हैं वो पाँचवीं कैटेगरी में आते हैं। वह अपना रजिस्ट्रेशन पाँचवीं कैटेगरी में करें, ताकि जब वो, क्योंकि लोग जाते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े वाले को भी ये जानकारियाँ नहीं होती। ये जानकारी आपको खुद रखनी पड़ेगी और अगर आप साइबर कैफ़े वाले से भरवाते हैं तब उसको आपको ये चीज़ बतानी है। आप स्वयं अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको खुद ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने कैटेगरी गलत सिलेक्ट कर दी तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसके अलावा कौन सा केंद्रीय विद्यालय। ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो IIM, IIT, एम्स इत्यादि क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि डिफेंस के अलावा जो जिन क्षेत्रों में होते हैं, जिनके अंदर होते हैं, वहाँ पर प्रथम कैटेगरी में उन संबंधित इंस्टीट्यूशंस के कर्मचारियों के बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बच्चे, थर्ड कैटेगरी में PSB, PSUs के बच्चे, फोर्थ कैटेगरी में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और फिफ्थ कैटेगरी में राज्य सरकार की PSUs के बच्चे आते हैं। और आप लोगों की जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी सिक्स्थ कैटेगरी में बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना विद्यालय पहचानना है कि किस विद्यालय में आपका एडमिशन होना है। अभी हम आगे वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इसके अलावा क्या गलती होती हैं। पहले आप इस बात को क्लियरली समझ लें कि स्कूल के आधार पर भी आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार ये बात पीछे से भी बताता चला आ रहा हूँ और आज पुनः दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ही
जो है वो निकलने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं और जल्दी। और एक बार अगर रजिस्ट्रेशन गलत हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा होता नहीं है, आपको ये भी मैं बता चुका हूँ। अब अगली बात करते हैं, दूसरी गलती कौन सी करते हैं लोग। ऐसा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय डाल देते हैं जो उनका परमानेंट नहीं होता, जो उनका खुद का नहीं है, किसी पड़ोसी का डाल दिया, किसी रिश्तेदार का डाल दिया, किसी रिश्तेदार से फॉर्म भरवाया तो उसने अपना ही डाल दिया। तो इससे आगे तक के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि OTP उसी पे आता है और आगे भी इसमें समस्या आ सकती है। तीसरी गलती, जब लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं तो उनका लोगों का वैलिड ईमेल आईडी खुद का नहीं होता, वो पहले से अपना ईमेल आईडी बनवा कर नहीं रखते। जब साइबर कैफ़े पर जाते हैं तो साइबर कैफ़े वाले से बोलकर वो अपना ईमेल आईडी डाल देता है। वो ईमेल आईडी डालने से गलती ये हो जाती है कि किसी भी तरह की सूचना, अन्य प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन अगर मेल आईडी पे होता है तो वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाता और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, फिर आगे एडमिशन में भी दिक्कत होती है। तो आप लोग अभी से वैलिड मोबाइल नंबर का ध्यान रखें, वैलिड ईमेल आईडी का ध्यान रखें। अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं है तब आप ईमेल आईडी को बनवा लें। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है। साथ ही यदि आपने गलत डिक्लेरेशन RT कोटा के अंतर्गत अगर आपने एडमिशन भरा है, फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन भरा है और अगर आपने गलत डिक्लेरेशन आपके एड्रेस से स्कूल की दूरी का नहीं दिया है, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि डिक्लेरेशन गलत दे देते हैं। जैसे अगर जो स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होनी चाहिए, अर्थात जो स्कूल शहरी क्षेत्र में है उनकी घर से दूरी, बच्चे के घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 8 किलोमीटर। ये दूरी एरियल रूट माना जाता है, अर्थात इस रेडियस में माना जाता है। आपकी जो घुमावदार रास्ते होते हैं वह वाली दूरी ये नहीं मानी जाती। तो अगर ये आपकी ज़्यादा दूरी है और आपने 5 किलोमीटर का डिक्लेरेशन दे रखा है तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप सच्चाई के साथ डिक्लेरेशन दें। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जिनके एक ही बेटी है, केवल एक बेटी, तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। SC, ST, OBC, RTE, जो लोग SC, ST या OBC के अंतर्गत आते हैं वह लोग फिर RTE में अपना एडमिशन नहीं करा सकते। RTE में केवल वो लोग RTE में केवल वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने ऊपर के तीनों में से SC, OBC, ST कोटा का फ़ायदा नहीं लिया है। SC का कोटा 15% होता है, ST का कोटा 7.5% होता है, OBC का कोटा 27% होता है और RTE का कोटा 25% होता है। ये परसेंट जो केंद्रीय विद्यालय की स्ट्रेंथ है, एक सेक्शन में नॉर्मली 40 बच्चों की स्ट्रेंथ केंद्रीय विद्यालय में होती है। इस 40 स्ट्रेंथ का आप इस परसेंटेज से निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्कूल में कितने सेक्शन हैं और कितने बच्चे हमारी कैटेगरी में एडमिशन उनका होगा, कितनी वैकेंसी आएगी। आपको मैं पुनः एक बार डॉक्यूमेंट याद दिला दूं, रिवाइज करा दूं। वैसे मैं अपने चैनल पर पीछे की कई वीडियोस में बताता चला आ रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 बच्चे का आधार कार्ड, नंबर 3 बच्चे का फ़ोटो, नंबर 4 अगर सर्विस क्राइटेरिया में सर्विस कैटेगरी में भर रहे हैं तो आप अपने पिछले 7 वर्षों का ट्रांसफ़र से रिलेटेड डाटा आप अपने पास तैयार रखें। नंबर 4 सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप सर्विसमैन हैं। अगर आप सर्विसमैन नहीं हैं, SC, ST, OBC कोटा के अंतर्गत आप भरना चाह रहे हैं, तब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें। कास्ट सर्टिफिकेट अगर पेरेंट्स के नाम का है वह
फॉर्म भरते समय और एडमिशन के समय चल जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। अगर आप आरटीई कोटा के अंतर्गत भर रहे हैं तब आपको ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखना है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट का नंबर रजिस्ट्रेशन के समय आपको वहाँ पर देना पड़ता है। तो उसमें भी वही है, इनकम सर्टिफिकेट पिता के नाम का चल जाता है। एडमिशन के बाद आपको जैसा स्कूल गाइड करता है वैसा आप बनवा कर दे सकते हैं। इस प्रकार साथियों, अगर आप चलेंगे, इस प्रकार आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कतई परेशानी नहीं होगी। और आपका अगर लिस्ट में नाम आ गया, आपका एडमिशन हो गया बच्चे का, तब आपका एडमिशन फिर कैंसिल नहीं होगा। आपके द्वारा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लगातार जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें,